90%। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा की इन 5,000 अप्रेंटिसशिप सीट्स के लिए अप्लाई करने वाले 90% लोग एग्जाम देने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। आज के इस एनालिसिस में हम इसी पूरी प्रक्रिया की गहराई में जाएंगे। इस 20 पेज के भारी भरकम नोटिफिकेशन को आज हम पूरी तरह डिकोड करेंगे। देखेंगे कि आखिर इन बहुचर्चित सीट्स को हासिल करने का सही और अचूक रास्ता क्या है। एलिजिबिलिटी से लेकर एप्लीकेशन की उलझी हुई प्रक्रिया तक सब कुछ एकदम क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। बात करते हैं ट्रेनी और कर्मचारी के बीच के फर्क की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक पक्की सरकारी नौकरी है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का एक ट्रेनी प्रोग्राम है। इसमें कोई रेगुलर एम्प्लॉय वाले बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, बस हर महीने 15,000 रुपए का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, और सबसे क्रूशियल डेट है 1 मई 2026। सारी कैलकुलेशंस इसी डेट से की जाएगी। जो लोग NATS पोर्टल के जरिए आ रहे हैं, उनके लिए एक और शर्त है। उनकी ग्रेजुएशन पास करने की तारीख और इस कट ऑफ डेट के बीच 4 साल से ज्यादा का गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, 3 ऐसे नियम हैं जो किसी भी एप्लीकेशन को तुरंत खारिज करवा सकते हैं। नंबर 1, अगर पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप की हो। नंबर 2, किसी गलती की वजह से पिछली अप्रेंटिसशिप से निकाला गया हो। और नंबर 3, जो सबसे खतरनाक है, ग्रेजुएशन के बाद अगर 1 साल या उससे ज्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी के बाद आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन की इस भूल भुलैया की तरफ। यहां एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या भारत सरकार के NATS या NAPS अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है? क्योंकि इसके बिना बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अप्लाई करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करके अपनी ID जनरेट करनी है। फिर वहीं से बैंक की इस वैकेंसी पर अप्लाई करना है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद BFSI SSC से एक ईमेल आएगा। प्रोसेस तभी पूरा माना जाएगा जब उस स्पेसिफिक ईमेल में दिए गए लिंक से फीस भरी जाएगी। अब बात करते हैं उस पड़ाव की जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है, यानी कि परीक्षा। एग्जाम का स्ट्रक्चर काफी सीधा सा है। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल इंग्लिश के 25-25 सवाल होंगे। मतलब कुल 100 सवाल, और वक्त मिलेगा सिर्फ 60 मिनट। दिलचस्प बात यह है कि ये एग्जाम रिमोटली प्रॉक्टर्ड है, यानी अच्छे इंटरनेट और कैमरे वाले लैपटॉप के साथ इसे किसी भी शांत जगह से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। गलत जवाब देने पर फाइनल स्कोर से कोई नंबर नहीं कटेगा। ये एक ऐसा रूल है जो एग्जाम अटेंड करने की पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल कर रख देता है। चलिए, अब समझते हैं लोकेशन चुनने की सही स्ट्रैटेजी को और भाषा परीक्षण के नियम को। फॉर्म भरते वक्त केवल एक राज्य चुना जा सकता है और उसमें 3 लोकेशन की प्रेफरेंस दी जा सकती है। लेकिन आखिर में ये सीट्स अलॉट कैसे होती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कैच है। सीट्स का बंटवारा पूरी तरह से मेरिट और उस जगह पर सीट की अवेलेबिलिटी पर तय होता है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि उस राज्य की लोकल भाषा लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी ही चाहिए। रिटन एग्जाम के बाद बाकायदा एक लैंग्वेज टेस्ट होगा। हाँ, अगर 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में वो भाषा एक सब्जेक्ट के तौर पर है तो इस टेस्ट से बचा जा सकता है। अब आते हैं उस स्टेज पर जहां अच्छे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वो फाइनल हर्डल है जहां जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। OBC कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट विज्ञापन की तारीख से 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए और उसमें नॉन क्रीमी लेयर साफ लिखा होना चाहिए। EWS वालों के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अनिवार्य है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भारत सरकार के तय फॉर्मेट में ही होने चाहिए, वरना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के उस हिस्से की जिसे अक्सर बिना पढ़े छोड़ दिया जाता है। पॉइंट नंबर 8 में एक बहुत ही सख्त वार्निंग दी गई है। अगर पिछले जॉब एक्सपीरियंस या पुरानी अप्रेंटिसशिप को लेकर कोई भी जानकारी छुपाई या गलत दी गई तो बिना कोई नोटिस दिए तुरंत निकाल दिया जाएगा। और तो और, जो स्टाइपेंड मिल चुका होगा, बैंक उसे भी कानूनी तौर पर वापस वसूलने का अधिकार रखता है। अब इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त कितना है? देखा जाए तो बहुत ही कम।
19 मई 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 8 जून 2026 को सबमिशन क्लोज हो जाएगा। इसी छोटी सी विंडो में दोनों पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने का काम पूरा करना होगा। तो सोचने वाली बात यह है, क्या पोर्टल पर की गई एक छोटी सी गलती इन 5000 सीट्स में से एक सीट की कीमत वसूल सकती है? बिल्कुल। एक छोटी सी चूक भी सीधा डिस्क्वालिफिकेशन बन सकती है। इसलिए 8 जून की डेडलाइन खत्म होने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पोर्टल की डिटेल्स को 2 बार चेक कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही इस रेस को जीतने का पहला कदम है।